हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने इस बुक में हैबिट्स के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई नई हैबिट को लाना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में हैबिट्स के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को उन्होंने बताया है। कैसे कोई हैबिट फॉर्म होती है, कैसे हम अपनी पिछली बैड हैबिट से बच सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि ब्रिटिश साइकिलिस्ट टीम पिछले 110 साल से टूर डे फ्रांस, जो कि साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस है, उसमें बहुत वर्स्ट परफॉर्म कर रही थी। उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनियां उन्हें अपनी बाइक सेल करने से भी बचती थी कि कहीं उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाइक की सेल न डाउन हो जाए। फिर ब्रेल्सफोर्ड को उस टीम के नए कोच की तरह अपॉइंट किया जाता है। ब्रेल्सफोर्ड साइकिलिंग के बारे में जो भी जानते थे उसमें वो 1% इम्प्रूवमेंट करते जाते। वो बाइक की सीट को नए कंफर्टेबल तरीके से डिज़ाइन करते, बाइक के टायर पे अल्कोहल रब करते ताकि उसकी ग्रिप अच्छी हो जाए। वो एक सर्जन को हायर करते हैं जो प्लेयर्स को ये सिखा सके कि कैसे अच्छे से हैंड वॉश करते हैं जिससे प्लेयर्स जल्दी किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो। वो प्लेयर्स को अच्छे तरीके से सोने का तरीका बताते हैं। वो कई तरीके के मसल जेल्स को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि किससे मसल जल्दी रिकवरी होती है। वो यही नहीं रुकते बल्कि वो हर एक चीज़ ट्राई करते हैं जिससे कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस 1% बेटर हो पाती है। ब्रेल्सफोर्ड के अपॉइंट होने के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स बनाए और उन्होंने टूर डे फ्रांस में 4 विक्ट्रीज की। ऐसा कैसे हुआ? जब हम शुरुआत में कोई छोटी छोटी हैबिट क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं अपनी हैबिट के लिए, तो वो शुरुआत में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, पर समय के साथ साथ वो एक मैसिव रिजल्ट क्रिएट करती हैं। ब्रेल्सफोर्ड की टीम ने भी यही किया। उनकी आदत हो गई थी अपनी हैबिट को 1% स्किल बेटर बनाने की, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाए। अब आप इमेजिन करिए कि आप किसी कमरे में एक आइस क्यूब को रख देते हैं और कमरे के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जब आप कमरे के टेम्परेचर को 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो उस आइस क्यूब में कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आता। 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस तक भी उस आइस क्यूब में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता। लेकिन 29 से जैसे बढ़ के 31 और 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो 32 डिग्री सेल्सियस आते ही वो आइस क्यूब मेल्ट होने लगता है। जब टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री सेल्सियस पर गया तब भी आपको रूम के टेम्परेचर में कोई बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई होगी, पर आइस क्यूब मेल्ट होने लगा। ऐसे ही जब हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, छोटे छोटे हैबिट को क्रिएट करते रहते हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें उसका एक मैसिव रिजल्ट देखने को मिलता है, जबकि हमारा एफर्ट उस टेम्परेचर की तरह सेम ही रहता है। जैसे कि बम्बू का जो पेड़ होता है, वो शुरुआत के 5 सालों में उस पेड़ में कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आती। वो 5 साल तक एक 90 फीट लंबे पेड़ के लिए अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है और 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्तों में ही एक 90 फीट लंबा पेड़ तैयार हो जाता है। लेकिन ये 1% इम्प्रूवमेंट ऐसे ही नहीं होता। उसके लिए हमको अपनी आदतों के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे आप इमेजिन करिए कि आप 2 लोगों को सिगरेट ऑफर करते हैं। पहला इंसान आपसे कहता है कि आई एम ट्राइंग टू क्विट सिगरेट। अब ये इंसान अपनी पिछली आइडेंटिटी के साथ ही खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। जब आप दूसरे इंसान से पूछते हैं तो वो कहता है आई एम नॉट अ स्मोकर। ये इंसान खुद को एक स्मोकर की आइडेंटिटी नहीं देता। वो स्मोकिंग उसके पिछली लाइफ का एक पार्ट थी और अब वो उसे छोड़ चुका, उससे आगे निकल चुका है। इसीलिए जब हम फास्ट फूड छोड़ने की कोशिश करते हैं और खुद को एक फास्ट फूड लवर की आइडेंटिटी देते हैं तो हम अपनी हैबिट को रिपीट करेंगे। उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका फ्रेंड ओबेस है तो आपकी भी ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका फ्रेंड स्मोक करता है तो आप भी स्मोकिंग करना कभी ना कभी ज़रूर ट्राई करेंगे। 1898 में कुछ रिसर्चर्स ने एनिमल्स के बिहेवियर पे एक रिसर्च की। वो एक बॉक्स के अंदर एक कैट को रख देते, उसमें उस बॉक्स में एक सिंपल सा लेवर लगा हुआ था जिसको अगर कोई कैट प्रेस करती तो वो उस बॉक्स से बाहर निकल सकती थी जहाँ उसके लिए खाना रखा होता था। शुरुआत में कोई भी कैट 1.5 से 2 मिनट के अंदर उस बॉक्स से बाहर आ जाती, लेकिन रिसर्चर ने इस रिसर्च को कई बार रिपीट किया और पाया कि बहुत सारे रिपीटिशन के बाद कैट अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी मिस्टेक से सीख रही थी। अब वो डायरेक्टली लेवर के पास पहुंच जाती थी। तो जो कैट शुरुआत में 1.5 से 2 मिनट उस बॉक्स से बाहर आती थी, वो रिपीटिशन के साथ 6 से 7 सेकंड के अंदर इस बॉक्स से बाहर आ जाती। ऐसे हम भी हैं, हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। ऐसे जब हम किसी नई परिस्थिति में आते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। वो ये जानना चाहता है कि इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलें। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस हैं
और आप जॉगिंग करते हैं, तो अगली बार जब भी आप स्ट्रेस होंगे तो आपका ब्रेन आपको जॉगिंग करने की इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन उसकी जगह स्ट्रेस में अगर आप वीडियो गेम खेल के रिलीफ पाते हैं, तो अगली बार जब आप स्ट्रेस होंगे तो आपका ब्रेन आपको वीडियो गेम खेलने की इंस्ट्रक्शन देगा। हमारा ब्रेन हमेशा एक ही जगह पर फोकस करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे सुबह उठ के हम ब्रश करने का डिसीजन नहीं लेते, बल्कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए जिस हैबिट को हम बार बार रिपीट करते हैं वो अपने आप होने लगती है। किसी भी हैबिट के पीछे 4 स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रिगर करता है कि आप किसी हैबिट को स्टार्ट करें। जैसे कि अगर आप अपने कमरे में जाके फ़ोन चलाते हैं, तो जैसे आपने कमरे में एंटर करेंगे वो आपको ट्रिगर करेगा कि आप फ़ोन यूज़ करें। सेकेंड स्टेप है क्रेविंग, किसी हैबिट को स्टार्ट करने का मोटिवेशनल डिज़ायर। जैसे कि आपको सिगरेट की क्रेविंग नहीं होती, लेकिन आपको सिगरेट से जो रिलीफ मिलता है उसकी क्रेविंग होती है। थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स, जो एक्चुअल हैबिट हम परफॉर्म करते हैं। आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि आप किसी हैबिट को परफॉर्म करने के लिए कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। अगर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मेंटल या फिजिकल एफर्ट लगेगा तो आप उस हैबिट को रिपीट नहीं करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपको 2 चीज़ें देता है। पहला, आपकी क्रेविंग शांत हो जाती है, और दूसरा, ब्रेन याद रखता है कि इस रिवॉर्ड से आपको पेन मिला था या प्लीजर, और ऐसे ही हैबिट साइकिल चलती रहती है। इसीलिए अगर आप किसी हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले उसकी क्रेविंग को ख़त्म कर दीजिए, जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आपको उस हैबिट को रिपीट करने के लिए ट्रिगर करे। या फिर क्रेविंग को ख़त्म कर दीजिए, मतलब अपने अंदर का मोटिवेशन उस हैबिट को परफॉर्म करने का ख़त्म हो जाए। या फिर उसके रिस्पॉन्स को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दीजिए कि वो हैबिट आपसे हो ना पाए। ऐसे आप किसी बैड हैबिट से बच सकते हैं। 2001 में 248 लोगों पर एक रिसर्च हुई। उन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, और पहले ग्रुप से कहा गया कि वो कब कब एक्सरसाइज करते हैं उसे नोट करें। दूसरे ग्रुप से अपने एक्सरसाइज को ट्रैक करने के साथ साथ उन्हें एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया, और उन्हें ये भी बताया गया कि एक्सरसाइज कैसे हमें हार्ट डिजीज़ से बचा सकती है। तीसरे ग्रुप से कहा गया कि वो प्लान करें कि वो कब, कहाँ, किस प्लेस पर, किस टाइम एक्सरसाइज करेंगे। जब रिजल्ट आया तो पहले ग्रुप में एक वीक में 30 से 35% लोगों ने एक्सरसाइज किया था। दूसरे ग्रुप में इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, बल्कि उसका रिजल्ट पहले ग्रुप के इक्वल ही था। जबकि तीसरे ग्रुप में लगभग 90 से 92% लोगों ने एक्सरसाइज किया था, जो कि नॉर्मल का दुगना था। जब हम अपने किसी प्लान के साथ डेट, टाइम, प्लेस को ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ऐसा करने से आप किसी हैबिट को रिपीट करने के लिए बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी हैबिट को रिपीट करना चाहते हैं तो उसके साथ, उस अपने प्लान के साथ डेट, टाइम और प्लेस को ऐड करें। जैसे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्लान करें कि मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में मेडिटेशन करूँगा। या अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लान करें कि मैं रात को 9 से 10 बजे तक अपने टेबल पर बैठ के 2 पेज लिखूँगा। अगर आपको अपने प्लान के प्रति क्लैरिटी रहेगी तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे आप उस हैबिट को रिपीट करने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। एनी थॉर्नलाइक एक फिजिशियन थी, और उन्हें लगता था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स के फूड हैबिट को चेंज कर सकती है बिना उनके मोटिवेशन और विल पावर के। वो कैफेटेरिया में रखे ड्रिंक्स के अरेंज करने के तरीके को बदल देती हैं। जहाँ पहले रेफ्रिजरेटर में सिर्फ सोडा होता था, वहाँ वो वाटर को भी अवेलेबल कराती हैं। वो कैश रजिस्टर, कैफेटेरिया और उस हर जगह जहाँ भी लोग रुकते थे या रेस्ट करते थे, वहाँ पे वाटर को अवेलेबल कराती थी। ऐसा करने के 3 महीने बाद ही सोडा की सेल 11.2% गिर गई और वाटर की सेल 28% बढ़ गई। ऐसा एक्सपेरिमेंट वो फूड के साथ भी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर वो हेल्दी फूड को अवेलेबल कराती हैं, जिससे लोग ज़्यादा हेल्दी फूड को खरीदते हैं। हम इसलिए बिहेव नहीं करते कि हम क्या हैं, बल्कि हम इसलिए बिहेव करते हैं कि हम कहाँ हैं। जैसे कि हम सबकी यूनिक पर्सनालिटी होने के बावजूद एक स्पेशल जगह पर जाकर हम एक स्पेशल तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे लाइब्रेरी में जाकर सब पढ़ने लगते हैं, चर्च में जाकर आप शांत हो जाते हैं, और सुनसान गलियों में हर कोई अनसेफ महसूस करता है। इसीलिए अगर आप किसी हैबिट को क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक स्पेस को एक चीज़ के लिए यूज़ करें। 1 स्पेस फॉर 1 यूज़। जैसे अगर आप अपने स्टडी टेबल पर सिर्फ पढ़ते हैं तो वहाँ कोई भी दूसरी एक्टिविटी ना करें, सिर्फ पढ़ाई करें। अपने बेड पर फ़ोन ना चलाएं। एक बार इंसोम्निया के पेशेंट के साथ एक रिसर्च की गई। उनसे कहा गया कि वो अपने बेड पर सिर्फ आराम करें।
और अगर उन्हें नींद ना आए तो किसी दूसरे कमरे में चल जाएं और जब तक उन्हें नींद ना आए तब तक अपने बेड पर ना लौटें। नींद आने के बाद ही अपने बेड पर आकर सोएं। ऐसा कुछ हफ्तों तक करने के बाद वो अपने बेड पर जब भी आते तो उन्हें नींद आ जाती। इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की हर एक चीज़ से एक रिलेशनशिप होता है। इसलिए अगर आप कहीं किसी नई हैबिट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे किसी नए इन्वायरमेंट में स्टार्ट करके, जिससे आपके पुराने स्पेस में रखी चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं करेंगी और आप नई स्पेस में अपनी नई हैबिट को आराम से स्टार्ट कर पाएंगे। 1971 में वियतनाम में एक वॉर चल रही थी। वियतनाम के 35% सोल्जर ड्रग्स ट्राई कर चुके थे और 20% सोल्जर ड्रग एडिक्टेड हो चुके थे। वियतनाम की गवर्नमेंट उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत कुछ कर रही थी, पर उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जब सोल्जर्स को उनके घर भेजा गया तो 10 में से 9 सोल्जर की ड्रग एडिक्शन की हैबिट रातों रात छूट गई। ऐसा कैसे हुआ? जब सोल्जर्स अपने घर गए तो वहाँ पे उनकी हैबिट को रिपीट करने का वहाँ पे कोई क्यों नहीं था जो उन्हें मोटिवेट करे अपने हैबिट को रिपीट करने के लिए। पैटी ओटवेल हमेशा हॉर्स राइडिंग करते हुए स्मोक करती थी। अपने स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ने के लिए उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी छोड़ दी और सालों तक वो स्मोकिंग नहीं की। लेकिन सालों बाद जब वो हॉर्स राइडिंग करने गई तो उन्हें स्मोकिंग की क्रेविंग होने लगी। हमारी हैबिट एक एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है, इसलिए अपने एनवायरनमेंट का एक भी क्यू चेंज करके हम अपनी हैबिट को छोड़ सकते हैं। एक बार साइंटिस्ट ने क्रेविंग और डिज़ायर की न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए कुछ चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रिक रॉड्स लगा दिए जो उनके ब्रेन के डोपामिन रिलीजिंग पार्ट को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद चूहे कुछ भी करने के लिए मोटिवेटेड नहीं थे, वो कुछ नहीं करते, वो ना खाना खाते ना कुछ करते, उनकी जीने की इच्छा खत्म हो गई। कुछ ही दिनों बाद वो चूहे प्यास से मर गए। साइंटिस्ट इस रिसर्च को और आगे बढ़ाते हैं। इस बार वो चूहों के ब्रेन के उस पार्ट में जिससे डोपामिन रिलीज होता है उसे ब्लॉक ही रखते हैं, पर साथ ही में उनके मुंह में कुछ शुगर ड्रॉपलेट्स डालते हैं। ऐसा करने से चूहों के चेहरे पे खुशी आ गई, मतलब उनकी प्लीजर को एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर अभी भी बाकी थी, लेकिन डिज़ायर ना होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं लेते थे। मतलब डोपामिन रिलीज ना होने की वजह से उनके अंदर कुछ भी करने का डिज़ायर नहीं बचा। इसके बाद रिसर्चर इस रिसर्च को और आगे बढ़ाते हैं। वो एक बॉक्स रख देते हैं जिसमें जब भी कोई रैट अपनी नोज़ को पोक करता तो उसके ब्रेन में बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता। इसके कारण चूहे 1 घंटे के अंदर 800 बार अपनी नोज़ को उस बॉक्स के अंदर पोक करते हैं। हम भी ऐसे ही हैं और हमारी वो हैबिट्स जिससे हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना, वीडियो गेम खेलना, सोशल मीडिया चलाना, ये सब डोपामिन ड्रिवन होती हैं। इसीलिए हम उन चूहों की तरह बार बार उस एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। हमारी बॉडी में डोपामिन तब रिलीज़ नहीं होता जब हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, बल्कि उस एक्टिविटी को स्टार्ट करते ही डोपामिन रिलीज़ हो जाता है। जैसे गैम्बलर को बेट लगाते ही उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ हो जाता है। एक कोकेन एडिक्टेड पर्सन को पाउडर को देख के ही उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज़ हो जाता है। इसीलिए कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करना रिवॉर्ड पाने से ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। हमारी हैबिट्स हमारे फ्रेंड्स और फैमिली की वजह से ही बनती हैं। लैज़लो हार्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता, बल्कि सही आदतों से किसी को भी जीनियस बनाया जा सकता है। वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने बच्चों को खुद ही चुनते हैं और अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेते हैं उनकी होम स्कूलिंग के लिए। वो अपने घर में चारों तरफ चेस प्लेयर्स की फ़ोटोज़ को लगा देते हैं। उनके घर में चेस की किताबें आती, उनके घर में जो चेस खेलता है उसकी तारीफ़ होती है। ऐसा इन्वायरमेंट होने के वजह से उनकी बेटी 4 साल की उम्र से ही चेस खेलना शुरू कर दी और 6 महीने बाद वो बड़े बड़े प्लेयर्स को हरा देती थी। उनकी सेकंड डॉटर सोफिया 12 साल की उम्र में चेस की वर्ल्ड चैम्पियन थी और उनकी तीसरी डॉटर 15 साल की उम्र में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन पाई। लैज़लो की फैमिली में चेस खेलने का एक कल्चर था। हम जिस भी कल्चर में रहते हैं वहाँ से हम एक्सेप्टेंस की उम्मीद करते हैं, इसीलिए हम वैसा ही बिहेव करते हैं जिससे हमें हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में हर कोई बिजनेस करता है तो आप भी बिजनेस करेंगे। आपके आसपास जो लोग जिस तरीके की फूड हैबिट्स रखते हैं वैसी फूड हैबिट्स आपके अंदर भी आ जाएगी। पहले जब इंसान कबीले में रहता था तो उसे अपने कबीले से बाहर निकाल देना मृत्युदंड के बराबर होता था, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे ग्रुप की एक्सेप्टेंस चाहिए और कबीले से बाहर निकाल देने से उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाते थे, उसकी मेटिंग के चांस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग को ज़्यादा प्रेज, ज़्यादा एक्सेप्टेंस, ज़्यादा अप्रूवल मिलता है। एक बार एक प्रोफेसर ने फोटोग्राफी स्टूडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को क्वांटिटी ग्रुप बनाया गया और दूसरे ग्रुप को क्वालिटी ग्रुप।
पहले ग्रुप से कहा गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींचनी है, आपकी फ़ोटो जितनी ज़्यादा होगी उतने अच्छे ग्रेड्स आपको मिलेंगे। और दूसरों ग्रुप से कहा गया कि आपको सिर्फ एक फ़ोटो खींचनी है, लेकिन वो एक इमेज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जब रिजल्ट आया तो प्रोफेसर सरप्राइज थे, क्योंकि जिस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींची थी उनके पास ही सबसे बेस्ट फ़ोटो थी। क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जो ग्रुप सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचने के लिए जिसको कहा गया था, वो अपनी गलतियों से सीख रहा था। फ़ोटो खींचते खींचते उन्हें परफेक्ट एंगल, परफेक्ट लाइटिंग के साथ काम करना आ गया था। और जिस ग्रुप से एक बेहतर फ़ोटो खींचने के लिए कहा गया था, वो सिर्फ अच्छे क्वालिटी और अच्छे एंगल की बात ही करता रह गया। वोल्टेयर ने कहा है कि बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। जैसे हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी डाइटिंग लेनी है, तो जब हमारे पास सबसे बेहतर डाइटिंग प्लान होगा तभी हम डाइट करना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, उसी में स्टार्ट करो, क्योंकि रिपीटेशन के साथ साथ हमारी हैबिट और अच्छी होती जाती है। और जैसे बैड हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है, वैसे हमारी गुड हैबिट भी ऑटोमेटिक हो जाती है। जब हम किसी हैबिट को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे ब्रेन में उस हैबिट से जुड़े फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जैसे मैथमेटिशियन के ब्रेन का पैरिटल लोब, जो कि कैलकुलेशन करने में मदद करता है, वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बड़ा होता है। जब साइंटिस्ट ने टैक्सी ड्राइवर के ब्रेन को एनालाइज किया तो वो पाए कि उनके ब्रेन का हिपोकैम्पस, जो कि रास्तों को याद करने में मदद करता है, वो नॉर्मल ब्रेन के एवरेज में ज़्यादा बड़ा होता है। और जब टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग करना छोड़ देते हैं तो उनके ब्रेन का वो पार्ट फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जब हम किसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक न्यूरल सर्किट उस एक्टिविटी को रिपीट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप किसी हैबिट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 2 मिनट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। 2 मिनट रूल का मतलब है किसी हैबिट को स्टार्ट करने में इतना आसान बना दीजिए कि इसको स्टार्ट करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। जैसे अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो डेली सिर्फ 1 पेज पढ़िए, या अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो डेली सिर्फ 1 पुशअप्स करिए। एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर थी, वो हर रोज़ सुबह 5:30 बजे उठती, अपना वर्किंग सूट पहनती, कैब बुक करती और ड्राइवर को कहती कि वो उन्हें जिम तक ले जाए, जहाँ जाकर वो डेली 2 घंटे वर्कआउट करती। लेकिन उनका रिचुअल वर्कआउट करना नहीं था, बल्कि जब वो कैब को ड्राइवर को कहती कि वो उन्हें जिम तक ले जाए तो उनका रिचुअल कंप्लीट हो जाता। आप भी कोई ऐसा आसान सा रिचुअल बनाइए जो कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आपको उस एक्टिविटी को करने के लिए सेटिस्फैक्शन दे। एक बार एक आदमी का बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा था, तो वो एक रिचुअल बनाता है। वो हर सुबह अपने सामने 2 जार रखता, एक जार में 120 पेपर क्लिप्स होते और दूसरा जार खाली होता। वो हर एक कॉल के साथ एक जार से दूसरे जार में पेपर क्लिप डालता जाता और तब तक कॉल करता जब तक कि पहला जार पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता। ऐसा करने से 18 महीने के अंदर उसे टोटल $5 मिलियन का बिजनेस मिला। जब हम किसी हैबिट को शुरू करते हैं तो वो शुरू में सेटिस्फाइंग नहीं होती। जब ये इंसान एक जार से दूसरे जार में पेपर क्लिप को डालता तो वो अपनी हैबिट को ट्रैक कर पा रहा था, जिससे वो अपनी हैबिट को बार बार परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड रहता। जेरी सेनफेल्ड एक कॉमेडियन थे। वो हर रोज़ एक जोक लिखते और अपने कैलेंडर पे एक क्रॉस मार्क करते। कुछ दिन बाद उनके कैलेंडर पर उन्हें एक क्रॉस मार्क की चेन नज़र आने लगी। वो नेवर ब्रेक द चेन की स्ट्रैटेजी यूज़ करते, मतलब कुछ भी हो जाए उन्हें हर रोज़ एक जोक लिखना है और अपने कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क करना है। नेवर ब्रेक द चेन एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत सेटिस्फाइंग रखती है, आपको मोटिवेटेड रखती है अपनी हैबिट को रिपीट करने के लिए। ऑथर इस बुक में गोल्डीलॉक रूल के बारे में बताते हैं। गोल्डीलॉक रूल का मतलब है कि किसी काम को कंसिस्टेंसी से करने के लिए ज़रूरी है कि उस काम में मैनेजेबल डिफ़िकल्टीज़ हों। जैसे कि अगर आपको टेनिस खेलना है और आप किसी 4 साल के छोटे बच्चे के साथ टेनिस खेलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर के साथ टेनिस खेलेंगे तो आपको ये इतना डिफ़िकल्ट लगेगा कि आप खेलने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने लेवल के प्लेयर के साथ टेनिस खेलेंगे तो आप कुछ गेम जीतेंगे, कुछ गेम हारेंगे, पर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका ध्यान काम पर लगा रहेगा, आप खेलने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। इसलिए अगर आप किसी एक्टिविटी को कंसिस्टेंसी से करना चाहते हैं तो वो आपकी एबिलिटी से सिर्फ 4% डिफ़िकल्ट रहना चाहिए। ऐसे उस एक्टिविटी को करते वक्त आप फ्लो स्टेट में आ जाएंगे और आपको ऑप्टिमल एक्सपीरियंस महसूस होगा। इसलिए अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।